हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख सकें। मैं किचन में खड़ी मेहमानों के लिए खाना बना रही थी। आज ही मेरी बहन और बहनोई हमारे घर आए थे, लेकिन बहन अम्मा के साथ थोड़ी देर पहले ही बाजार चली गई थी। अब घर में सिर्फ मैं और बहनोई ही थे। खाना बनाते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक ही यूं महसूस हुआ जैसे कोई पीछे आकर खड़ा हुआ हो। पीछे पलटकर देखा तो चंद लम्हों के लिए दिल धड़कना ही भूल गया। वहां पर मेरा बहनोई खड़ा था, जो बहुत ही अजीबोगरीब नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त एक अजीब सी चमक थी। वो सर से देकर मुझे पांव तक घूर घूर कर देख रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो थोड़ी ही देर में मुझे आंखों ही आंखों में निगल लेगा। उसकी ये हालत देखकर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास होने लगा, मगर इस वक्त मैं अपने आप पर काबू पाया और धीमे अंदाज में अपने बहनोई से पूछा कि आपको किसी चीज की जरूरत है। मेरी बात सुनकर उसने दोबारा से मेरे सरापे की तरफ देखा और उसकी नजरें अब मेरे जिस्म में खुब गई थी। मैंने दुपट्टा ढूंढने की कोशिश की ताकि अपने आप को छुपा सकूं, मगर मैं नाकाम हो गई क्योंकि दुपट्टा मैंने पहना हुआ ही नहीं था। बहनोई की नजरें मेरे जिस्म और बेबाक लिबास में बढ़ चुकी थी। दूसरी तरफ अब मेरी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको एकदम से क्या हो गया है। कल तक तो ये मुझसे बहुत ही शफकत और इज्जत से पेश आता था। कल तक तो ये मेरा बहुत ख्याल रखता था और मुझे छोटी छोटी समझ बात समझाता था, लेकिन यकदम ही सब कुछ बदल गया। वो मेरे इंतहाई करीब आकर खड़ा हुआ और मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारी बहन और माँ को आने में कितनी देर है। इसकी बात सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली और उनसे कहा कि वो 5 मिनट में ही आने वाले होंगे, जबकि इनकी वापसी में अभी 1 घंटा बाकी था। उसकी बातें और उसकी हरकतें देखकर मुझे एक बात का तो अंदाजा हो ही गया था कि ये मुझसे क्या चाहता है, मगर मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे इन कामों से बहुत डर लगता था और अपनी बहन के हक में तो डाका डाल ही नहीं सकती थी। मगर मैं नहीं जानती थी मेरी सोच से भी ज्यादा वहशी और चालाक इंसान है ये हालात ही ऐसे पैदा कर देगा कि मैं कुछ भी करने और समझने के काबिल ही नहीं रहूंगी। वो बहुत आहिस्तगी से मेरी तरफ बढ़ता चला जा रहा था और जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा था वैसे वैसे मेरी तबीयत भी खराब होती जा रही थी। मैंने उसके सीने पर हाथ रखा और उसे पीछे किया। उसकी इस हरकत पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, मैंने उससे बहाना कर दिया कि मैं खाना बना चुकी हूँ, अब मुझे गर्मी लग रही है, मैं फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर उसे तेजी से हो गए सर हिलाया और उसके चेहरे की मुस्कुराहट अब भी दूर नहीं हुई थी। मैंने किचन से बाहर निकलते ही अपनी पीठ पर उसकी नजरों की तपिश को महसूस किया। इससे पहले कि मैं कमरे के अंदर दाखिल होती, मुझे नौकरानी की आवाज सुनाई थी। उसकी आवाज सुनकर मुझे खुशगवार हैरत हुई। वो पिछले 1 हफ्ते से छुट्टियों पर गाँव गई हुई थी। उसकी गैर मौजूदगी में घर के सारे काम मैंने ही संभाले हुए थे। उसे देखकर खुशी होने की एक और बड़ी वजह ये थी कि मुझे अब महसूस हो रहा था कि इसकी मौजूदगी में मैं महफूज हो गई हूँ, मगर मैं नहीं जानती थी कि आज मैं कितनी बड़ी मुश्किल में फंसने जा रही हूँ। उसे देखकर कल भी मैं बहुत सख्त था, इसके गले लग गई। मेरी ये हरकत देखकर वो खुद भी हैरान होगी, क्योंकि इस घर में काम करने वालियां अच्छी तरह से जानती थी कि मैं किसी के साथ भी इतना घुलती मिलती नहीं थी। गले लगाना तो दूर की बात, मैं सीधे मुंह किसी को सलाम तक भी नहीं करती थी। और जहां तक इन नौकरानियों का सवाल था तो इनकी तरफ मैं देखना भी पसंद नहीं करती थी। मगर आज न जाने क्यों उसे देखकर मुझे दिली खुशी महसूस हो रही थी। वो भी हैरान हो गई और मुझे पूछने लगी, बीबी जी आपकी तबीयत तो ठीक है। मैंने तेजी से हाँ में सर हिलाया और उसे कहा कि अब जल्दी से तुमने जाकर बाकी काम संभालने हैं। मेरी बात सुनकर वो किचन में चली गई। इससे पहले कि वो किचन के अंदर दाखिल होती, अचानक ही मेरा बहनोई वहां पर आ गया और नौकरानी को वहां से निकलने का कहने लगा। बहनोई की बात सुनकर मैं हैरान हो गई और सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो नौकरानी को घर से जाने का बोल देगा। नौकरानी शपथ में मुब्तला हो गई थी। कभी वो मेरी तरफ देखती और कभी मेरे बहनोई की तरफ देखती। अचानक ही उसने कहा कि बड़ी बीबी जी कहाँ पर है, मैंने इनसे बात करनी है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, मेरा बहनोई पहले ही बोल पड़ा, वो अपने कमरे में लेटी आराम कर रही है। उनकी तबीयत रात से बहुत खराब है। मेरी बीवी भी इनके करीब ही बैठी हुई है, मैं इनके पास जाती हूँ। इससे पहले कि वो इनकी तरफ जाती, मेरा बहनोई इससे सामने आकर खड़ा हो गया और इसे सख्त लहजे में कहने लगा, जब मैंने तुम्हें कहा है कि अभी घर जाओ, अगले दिन काम पर आना, तो क्या तुम्हें मेरी कही हुई बात समझ में नहीं आती? उसका लहजा यकदम ही तब्दील हो गया था और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैंने उससे आज तक इतना पहले गुस्से में नहीं देखा था। नौकरानी भी खौफजदा हो गई और उससे माफी मांगते हुए कहने लगी, माफ कीजिएगा साहब, मैंने आपका गुस्सा दिला दिया, मैं बस जा रही हूँ।
उसकी बात सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से कांपने लगा था। मुझे तो अब यकीन हो गया था कि मुझे बहनोई के हाथों से बचाने वाला अब कोई नहीं है। जिस तरह की उसकी हरकतें थी और जिस तरह से उसकी आंखों का रंग तब्दील हो रहा था, ये सब देखकर मुझे अब बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। नौकरानी वहां से 5 मिनट बाद चली गई। उसके जाने के बाद फौरन बहनोई मेरी तरफ मतवज्जो हुआ और उसके चेहरे पर दोबारा से मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो मुझे कहने लगा कि आज मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। आज मुझे इन लोगों की दखलंदाजी नहीं चाहिए। तुम जाओ, जल्दी से अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ। बहनोई की ये बात मुझे बहुत ही अजीब अंदाज में कही गई थी। उसकी बात सुनकर मैं चंद लम्हे इसके चेहरे की तरफ देखा और टटोलने की कोशिश की कि आखिर इसके जहन में क्या चल रहा है। और जो चीज मेरे दिमाग में आ रही थी वो रही थी कि इसके जहन में भी जो चल रहा है वो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने इनसे कहा कि आप मेरे साथ कहाँ गुजारना चाहते हैं वक्त, और ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे तन्हाई में करना चाहते हैं। अगर कोई बहुत ज़रूरी बात है तो आप मुझे अभी कह दें, मुझसे इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं होगा। मेरी बात सुनकर वो खुलकर हंसने लगा और कहने लगा, ये बातें जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये करने वाली नहीं है बल्कि समझाने वाली है। तुम्हें मैंने अच्छी तरह समझाना भी है। शायद मुझे काफ़ी देर लग जाए। मैं अपने बहनोई को कहा कि मुझे मुस्कुराते हुए कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर लूँगा। शायद मैंने फैसला किया था कि 1 घंटे बाद ही बाहर निकलूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि 1 घंटे बाद अम्मा वापस आ जाएंगी। 5 मिनट पहले ही मैंने अम्मा को कॉल की थी तो उनसे पूछा था, तो अम्मा ने मुझे तसल्ली दी थी और कहा था कि फिक्र मत करो, बस 1 घंटा ही लगेगा। मैं भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। मुझे पता था कि ये मुझे कुछ भी नहीं कह पाएगा और मैंने फैसला किया था कि अगली बार एहतियात करूंगी। मुझे अपने वजूद पर इसकी नज़रें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और ना ही इसके देखने का अंदाज मुझे पसंद था। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, मगर मैं गुस्सा पीने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये कैसी बात होती जिसके बारे में मैं अपनी बहन को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने ये बात उससे बता दी तो इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी और ऐसी दीवार कायम हो जाएगी जो ये सारी जिंदगी नहीं तोड़ पाएंगे। इसलिए बहन का घर खराब करने का तो मैं किसी सूरत भी रिस्क नहीं ले सकती थी। मैंने फैसला किया था कि अब अपने ही अंदाज में इस मामले से निपटूंगी। कोई ऐसा काम करूंगी जिससे ना सिर्फ मेरी इज्जत भी महफूज हो जाए बल्कि इसके साथ साथ मेरे बहनोई को भी सबक हासिल हो जाए। मगर मैं ये बात भूल गई थी कि वो पुराना खिलाड़ी है। उसके लिए ये सारी चीजें बहुत ही मामूली हैं। इसे अच्छी तरह से पता है कि किसको कैसे काबू करना है। मैं अपने कमरे में चली गई और अपने लिए कपड़े निकालकर नहाने के लिए वॉशरूम में घुस गई। तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका था। मेरा बाहर निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैं पछता रही थी कि आखिर मैं क्यों अपना मोबाइल अपने साथ नहीं लाई। अगर मोबाइल अपने साथ ले आती तो अम्मा को कॉल करके इनसे वापसी का वक्त पूछ लेती। मेरी ये सबसे बुरी आदत थी कि मैं छोटी छोटी बात भूल जाती थी और इसकी वजह से अक्सर ही मुझे बहुत बड़े बड़े मसलों में फंसना पड़ता था। मैं नहीं जाने वाली थी कि अभी भी ये ऐसे ही मसले में फंसने जा रही हूँ, लेकिन इस मसले से निकलना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। काफी देर मैं शिशुपन में मुब्तला रही और सोचती रही कि क्या जाने किया जाए। 1 घंटा यहाँ पर रहकर इंतजार किया जाए या कमरे से बाहर निकला जाए। मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन बाहर से कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। अचानक ही मुझे याद आया कि कमरे में दाखिल होने से पहले मैंने अपना दरवाजा अच्छी तरह से लॉक किया था। ये सोचकर मुझे थोड़ा सुकून मिला और मैं वॉशरूम से बाहर निकलने लगी थी। लेकिन जैसे ही बाहर निकली, सामने का मंजर देखकर मुझे लगा मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई हो जैसे। सामने कोई और नहीं बल्कि मेरा बहनोई ही खड़ा था, जो इस वक्त बहुत ही गंदी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। उसका बस नहीं चल रहा, फौरन मुझ पर झपट पड़े। उसको देखकर मेरी जुबान हकलाने लगी। मैंने उससे पूछा कि आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराने लगा और कहने लगा, वही जो तुम कब से मुझसे चाह रही थी। उनकी बात सुनकर मैंने माफी में सर हिलाया और चिल्लाते हुए कहा कि मैं आपसे ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। बेहतर यही है कि आप इस वक्त अभी मेरे कमरे से बाहर निकल जाए। मगर वो कमरे से निकलने के बजाय मुसलसल मेरे वजूद को देख रहा था। जिंदगी में पहली बार मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे इस तरह का लिबास नहीं पहनना चाहिए था, अपने बहनोई की मौजूदगी में तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं इनके सामने हाथ जोड़ती और इनकी मिन्नतें करते हुए कहने लगी, अल्लाह के लिए मुझ पर रहम खाएं और अभी और इसी वक्त वो वहां से निकले। मगर वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था और अब वो मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगा। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा था वैसे वैसे मुझे अपनी रूह निकलती हुई जिस्म से महसूस हो रही थी। मैंने उसे कहा कि वहीं पर रुक जाओ, अभी थोड़ी ही देर में अम्मी आने वाली होंगी। जैसे ही अम्मी आएंगी मैं इन्हें तुम्हारी हरकतों के बारे में बता दूंगी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी माँ आज इस घर में वापस आएगी। अब तो उसकी बात सुनकर मेरे होशो हवास ही उड़ गए थे। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, तो वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराने लगा और कहने लगा, सोनिया की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने मुझे एक दिन पहले ही कॉल करके बताया था कि सोनिया को अस्पताल भेजो, इसे 2-3 दिन के लिए वो अस्पताल में ही रखेंगे। मैंने तुम्हारी माँ को इसके साथ इस वजह से भेजा कि मुझे पता था कि वो अगले 2 दिन वापस नहीं आएंगी। एक दिन वो अपनी बेटी के पास रुकेंगी और एक दिन मेरे लिए काफी है। मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर लूंगा।
अब की बार मैं अपनी बहनोई के सामने हाथ जोड़ दिए और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा कि इन्हें अल्लाह का वास्ता दिया कि मेरे साथ ऐसा मत करें। अरे मैं कब ऐसा कर रहा हूँ? तुम ही तो मुझे हर बार इशारे देती थी, तुम ही तो मुझे हर बार अपने पास बुलाती थी, तुम ही तो मुझे हर बार बहकाने की कोशिश करती थी। बहनोई की बातें मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी। मैं इनके सामने हाथ जोड़ दिए और इन्हें कहने लगी, अल्लाह का वास्ता है, झूठ बोलना छोड़ दें। मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया और ना ही मैंने ऐसा कभी चाहा है, मगर मैं तो अब यही चाहता हूँ। ये कहकर वो दोबारा से मेरी तरफ बढ़ा और अब उसने मेरे बाजू अपने हाथों में पकड़ लिए। इससे पहले कि वो मुझे अपने मजीद करीब करता या मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करता, अचानक फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं भागती हुई दरवाजे की तरफ गई। मेरी सांस बहुत बुरी तरह से फूली हुई थी। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन खड़ी थी। अपनी बहन को वहां पर देखकर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने चोर नजरों से अपने बहनोई की तरफ देखा, लेकिन वो पुरसुकून अंदाज में ही खड़ा था। मेरे बहनोई को देखकर वो कहने लगी, अरे आप यहाँ पर हैं? मैं आपको बाहर ढूंढ रही थी। मेरी बहन बहुत ही नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि हम दोनों पर किसी भी किस्म का कोई शक हुआ है। मैं भी इसी सूरत में अपनी बहन से इस तरह बात करके इसे बदजन नहीं करना चाहती थी, मगर अब मैंने एक बात तय कर ली थी कि अपने बहनोई से फासले पर ही रहूंगी। इससे अब तो ज्यादा बातचीत भी नहीं करूंगी और ना ही इसके करीब जाऊंगी। आज मैं बड़ी मुश्किल से बची थी और दोबारा मैं कभी इसके करीब जाने का रिस्क नहीं ले सकती थी। मुझे बहनोई की बातें परेशान कर रही थी। उसने मुझे कहा था कि मैं खुद उसे अपनी तरफ मतवज्जो करती थी, जबकि मैंने ऐसा कभी नहीं किया था और ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा था। पता नहीं उसे मेरी किस अदा से ऐसा लगा था। थोड़ी ही देर बाद अम्मी कमरे के अंदर दाखिल हुई। वो चेहरे से बहुत परेशान नजर आ रही थी। अम्मी को परेशान देखकर मैं भी परेशान हो गई और उनसे पूछने लगी कि क्या हुआ है। अम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन उम्मीद से है। मैं हैरान हो गई और अम्मी को कहने लगी कि इससे परेशान होने वाली क्या बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है ना। आपको तो मोहल्ले में मिठाई बांटनी चाहिए और सबको ये खबर सुनानी चाहिए। मैं एकदम ही बहुत पुरजोश हो गई थी खाला बनने का सुनकर। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। अम्मी की अगली बात सुनकर मेरी ये खुशी भी खत्म हो गई। अम्मी ने मुझे बताया कि मेरी तुम्हारी बहन बहुत कमजोर है। डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि ये बच्चा जाया कर दिया जाए, तभी ठीक रहेगा, वरना अगर तुम्हारी बहन ने इस बच्चे को जन्म दिया तो उसकी जान भी जा सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही ना बचे। ये कहकर अम्मी ने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। वो वाकई बहुत परेशान नजर आ रही थी। मैंने अम्मी को तसल्ली दी और कहा कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अम्मी ने तेजी से नफी में सर हिलाया और मुझे कहने लगी, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तुम्हारी बहन मेरी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो एक ही जिद कर रही है कि उसने इस बच्चे को जन्म देना है। उसने मुझे तुम्हारे बहनोई को भी बताने से मना कर दिया है और मुझे कसम दी है कि अम्मी की आंखों में आंसू चमकने लगे। वो मेरी बहन के लिए बहुत फिक्रमंद हो रही थी। मुझे भी अपनी बहन की फिक्र होने लगी। उसकी हालत देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा था। दिन तेज से गुजरते चले जा रहे थे। इन दिनों हमारे घर में मेरे बहनोई के चक्कर भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे। अब वो बहाने बहाने से हमारे घर आने लगा था और वो ज्यादातर इसी वक्त में आता था जब जिस वक्त अम्मी घर पर मौजूद नहीं होती थी। बाज़ औक़ात तो मैं उसे दरवाजे से ही वापस भेज देती थी, लेकिन जिस दिन वो घर के अंदर दाखिल हो जाता था उस दिन उसे घर से निकालना मुश्किल होता था। लेकिन मैं शुक्र अदा करती थी कि नौकरानी घर पर ही मौजूद होती है। कम से कम उसकी मौजूदगी में वो मेरे साथ कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता था। मगर मैं इस वक्त से डर रही थी जिस वक्त घर पे कोई भी मौजूद ना हुआ। इस दिन मेरा क्या हुआ, ये ख्याल सोच कर ही मेरी रूह कांप जाती थी। मगर मैंने अल्लाह ताला की मदद पर भरोसा रखा हुआ था। इस वक्त भी मैं जीन्स शर्ट में मलबूस थी और अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी कि अचानक ही मुझे नौकरानी का बुलावा आ गया। मैं जल्दी से किचन में गई। मुझे लगा कि शायद उसे किस चीज की समझ नहीं आ रही, लेकिन किचन में खड़ी शख्सियत को देखा था। मुझे लगा कि कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। वहां पर मेरा बहनोई ही खड़ा था, जो मुझे बहुत ही अजीबोगरीब नजरों से मेरे वजूद को देख रहा था। मुझे उससे बहुत खौफ महसूस होने लगा। इससे पहले कि मैं बाहर निकलती उसने मुझे रोक दिया और मुझे कहने लगा, तुम क्यों हर बार मुझे अपनी तरफ मतवज्जो करती हो? तुम क्यों चाहती हो कि मैं बार बार तुम्हें देखूं? मैंने बेतकल्लुफी से बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखा और उसे कहा कि आपको किस बात से ऐसा लगा है कि मैं आपको अपनी तरफ मतवज्जो करती हूँ? क्या मैंने आपसे कभी भी कोई इस तरह की बात की है, या मैं आपको कभी भी कोई ऐसा इशारा देती हूँ जिसकी वजह से आप हर बार मुझे यही बात कहते हैं? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम हमेशा ही मुझे इशारा देती हो, तुम हमेशा ही मुझे अपने पास बुलाती हो। अब के मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उन्हें कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं और मुझे डराने की धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपकी धमकियों में हरगिज भी नहीं आऊंगी। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहती, वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और उसने मेरे हाथों को पकड़ लिया और मुझे दीवार से लगाते हुए कहने लगा, अभी भी तुम मुझे अपनी तरफ मतवज्जो ही तो कर रही हो। अभी भी तुम जा रही हो कि तुम्हारे वजूद को देखता रहूं
और तुमसे कुछ ऐसा वैसा करूं जिसकी तुम्हें तलब है। मैंने खुद को उसके हाथों से आज़ाद कराने की कोशिश की, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ मुझे ये भी डर था कि कहीं कोई ऐसा ना हो कि नौकरानी वहां पर आ जाए। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। बहनोई कहने लगा, फिक्र मत करो, उसे मैंने घर भेज दिया है, अब वो दोबारा यहाँ पर नहीं आएगी। अब हम दोनों यहाँ पर बिल्कुल अकेले हैं। अब तो मैंने घर का मेन दरवाजा भी अंदर से लॉक कर लिया है। अगर कोई आएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन वो दरवाजा भी मैं अब इसी वक्त खोलूंगा जब तुम मेरा काम मुकम्मल कर दोगी। इतने अरसे से तुम मुझे अपने पास बुला रही हो, लेकिन माजरत, मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा। उसकी बातें सुनकर मैं ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। उसे कहने लगी कि अल्लाह के लिए झूठ मत बोलो, मुझ पर रहम करो। मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहती। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं जानती हूँ कि लड़कियों के पास इज्जत के अलावा कुछ भी नहीं होता। तुम बार बार इस तरह की बातें करके मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हो। तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है, लेकिन तुम्हें अपनी इज्जत की हिफाजत करना नहीं आता। अब की बार मैंने इसे संजीदगी से कहा कि वो पीछे की तरफ हट गया। तुम हमेशा ही ऐसे कपड़े पहनती हो जो लड़कों अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं। उसका इशारा मेरी जीन्स और शर्ट की तरफ था। मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने इसके सामने हाथ जोड़ दिया और उसे कहा कि आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। आइंदा इस तरह के कपड़े नहीं पहनूंगी। इससे पहले भी मेरे साथ इस तरह का हादसा पेश आ चुका था। कुछ लड़के मेरे पीछे चले आए थे। इसकी वजह यही थी कि मेरा जिस्म इस तरह के कपड़ों में नुमाया हो रहा था। अब जाकर मुझे पता चला कि बहनोई इसी वजह से ही मेरी तरफ मतवज्जो हुआ था, क्योंकि मैं हमेशा ही इसके सामने बेबाक लिबास पहनकर जाती थी, जिसकी वजह से उसके जज्बात काबू से बाहर हो जाते थे। और उसने ये सारा ड्रामा सिर्फ इसीलिए किया था ताकि मुझे इस चीज़ का एहसास दिला सके कि मैं अपने साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर रही हूँ। मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से एहसास हो गया था। मुझे अपनी गलती का पता भी चल गया था। मेरा बहनोई हमेशा ही बातों बातों में मुझे समझाता और कहता कि इस तरह का लिबास पहना करो, लेकिन मैं उसकी बातों की तरफ तवज्जो नहीं देती थी, हठधर्मी दिखाती थी। अब वो मुझे अच्छे तरीके से सबक सिखाना चाहता था और मुझे ये बताना चाहता था कि लड़कियों की इज्जत हमेशा ही अच्छे लिबास में की जाती है। जो लड़कियां इस तरह का लिबास पहनती हैं, ना तो उनके अपने उनकी इज्जत करते हैं और ना ही पराए उनकी इज्जत करते हैं। इसके बाद मैंने अपना लिबास तब्दील कर दिया। अब हम एक मुनासिब लिबास पहनने लगी। शलवार कमीज और दुपट्टा फैलाकर ओढ़ती थी। अब मुझे अंदाजा हुआ था कि मैं कितने बारीक कपड़े पहनती थी, जिनमें मेरा सारा जिस्म नुमाया हो जाता था और अपने आप को मुकम्मल तौर पर ढांप कर बाहर जाती। इस तब्दीली के बाद मुझे एहसास हुआ कि लोग भी इन्हीं लड़कियों की इज्जत करते हैं जो लड़कियां अपनी इज्जत खुद करती हैं। दुनिया की चकाचौंध, चमक दमक से मुतासिर होकर नित नए फैशन करके हम दुनिया के साथ चलना चाहते हैं। अपनी तहजीब, अपना मजहब, सब कुछ पज़े पुश्त डाल दिया है। हमारा मजहब तो हमें खुद को छुपाकर ढांप कर रखने का हुक्म देता है ताकि हम मुसलमान औरतों पर किसी किस्म की गलीज निगाह न पड़े किसी की। एक हम हैं कि खुद ही अपनी नुमाइश करने लग जाती हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद नई कहानियों के लिए हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।